नमस्कार। आज हम बायोलॉजी टेक्स्ट बुक के एक बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर पर बात करेंगे। चैप्टर 10, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। हाँ बिल्कुल, ये समझना कि लाइफ कैसे बनती है एक सिंगल सेल से। एग्जैक्टली कैसे एक सेल से इतने कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स बनते हैं और इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए सेल डिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जरूर, हम देखेंगे कि सेल साइकिल की बेसिक प्रोसेस क्या है, इसके अलग अलग फेजेस कौन से हैं और जो दो मेन टाइप्स हैं सेल डिवीजन के, माइटोसिस और मियोसिस, उनके की एस्पेक्ट्स क्या हैं। ये जानना तो फंडामेंटल है कि लाइफ कैसे परपेचुएट होती है, कैसे आगे बढ़ती है। बिल्कुल। सोर्स ये भी कहता है कि जो सबसे बड़े ऑर्गेनिज्म हैं वो भी लाइफ एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट करते हैं। हाँ, और फिर ग्रोथ और डिवीजन से ही वो मिलियंस ऑफ सेल्स वाली पूरी स्ट्रक्चर बनती है। और ये प्रोसेस मतलब हाईली कोऑर्डिनेटेड होती है। सेल साइकिल बेसिकली घटनाओं का वो सीक्वेंस है जिसमें सेल पहले अपना जीनोम डुप्लीकेट करता है, अच्छा, फिर दूसरे जरूरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स बनाता है और फाइनली दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन और डिवीजन ये सब शामिल है। ओके, तो सेल साइकिल के दो बेसिक फेजेस बताए गए हैं, एक इंटरफेज और दूसरा एम फेज मतलब माइटोसिस फेज। हाँ। और ये बात काफी इंटरेस्टिंग है कि ह्यूमन सेल्स जो करीब हर 24 घंटे में डिवाइड करते हैं, उनमें एक्चुअल डिवीजन यानी एम फेज वो सिर्फ 1 घंटे का होता है। हाँ, ये चौंकाने वाली बात लगती है पर सच है। इंटरफेज जो है वो 95% से भी ज्यादा ड्यूरेशन लेता है। बाप रे, तो इंटरफेज में होता क्या है इतना? इसे तो रेस्टिंग फेज भी कहते हैं शायद। कहते हैं रेस्टिंग फेज, पर असल में ये रेस्ट नहीं कर रहा होता, ये प्रिपरेशन का टाइम है, तैयारी होती है डिवीजन की। अच्छा। इसके भी 3 फर्दर फेसेस हैं। G1 फेज यानी गैप 1, इसमें सेल ग्रो करता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। ओके। फिर आता है S फेज यानी सिंथेसिस फेज। यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, मतलब 2C से 4C। पर क्रोमोसोम नंबर वो तो सेम रहता है ना, 2N। एग्जैक्टली, क्रोमोसोम नंबर 2N ही रहता है, सिर्फ डीएनए कंटेंट डबल होता है। और फिर आता है G2 फेज, गैप 2। इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है और सेल की फर्दर ग्रोथ होती है M फेज के लिए। और एनिमल्स में एक और चीज होती है एस फेज में, है ना, डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ साइटोप्लाज्म में सेंट्रियल डुप्लीकेशन भी। हाँ बिल्कुल सही, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी S फेज में ही होता है। पर कुछ अडल्ट एनिमल सेल्स, जैसे सोर्स में लिखा है हार्ट सेल्स, वो तो डिवाइड ही नहीं करते। हाँ, या फिर कभी कभी जरूरत पड़ने पर ही करते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, G1 फेज से एग्जिट करके एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं। अच्छा, कौन सी स्टेज? उसे क्वेसेंट स्टेज या G0 कहते हैं। G0। हाँ, ये सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव तो रहते हैं पर प्रोलिफरेट नहीं करते, मतलब डिवाइड नहीं होते जब तक कि जरूरत ना पड़े। ये सेल स्पेशलाइजेशन का एक बढ़िया एग्जाम्पल है। ये तो इंटरेस्टिंग है। ओके, तो इंटरफेज के बाद आता है एम फेज। करेक्ट, एम फेज यानी एक्चुअल डिवीजन फेज। इसमें पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। कैरियोकाइनेसिस। और फिर यूजुअली साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। ठीक है, और माइटोसिस जो है वो एम फेज का ही एक टाइप है। हाँ, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। इक्वेशनल मतलब बराबर? हाँ, क्योंकि इसमें पेरेंट सेल और जो प्रोजेनी सेल्स बनते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर एकदम सेम रहता है, बराबर। ओके, और कैरियोकाइनेसिस के भी स्टेजेस हैं? हाँ, इसके 4 मेन स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। अच्छा, थोड़ा जल्दी से बता सकते हैं इनमें क्या होता है? फेज में क्रोमोसोम्स कंडेंस होते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप गायब होने लगता है। मेटाफेज में सारे क्रोमोसोम्स सेल के बीच में एक मेटाफेज प्लेट पर अलाइन हो जाते हैं। ओके, बीच में लाइन अप हो जाते हैं। हाँ, फिर एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो अलग होकर ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगती हैं। और टीलोफेज में क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल्स पर पहुंचकर डीकंडेंस होने लगते हैं और उनके चारों तरफ न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बनने लगता है। तो एक तरह से प्रोफेज का उल्टा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और इसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। हाँ, ये एनिमल और प्लांट सेल्स में अलग अलग होता है क्या? हाँ, यही एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। एनिमल सेल्स में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर से अंदर की तरफ एक फरो, एक खांच बनती है जो गहरी होती जाती है और सेल को 2 में बांट देती है। अच्छा, और प्लांट्स में? प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है तो फरो नहीं बन सकता,
उनमें सेंटर में एक सेल प्लेट बनती है जो बाहर की तरफ ग्रो करती है और आखिर में सेल को 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर देती है। इंटरेस्टिंग डिफरेंस है। तो माइटोसिस का ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों जरूरी है ये? माइटोसिस बहुत क्रूशियल है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इसी से होती है। सेल रिपेयर के लिए जरूरी है, जैसे हमारी स्किन की आउटर लेयर एपिडर्मिस या गट लाइनिंग के सेल्स, ब्लड सेल्स, ये सब कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होते रहते हैं माइटोसिस से। राइट। प्लांट्स में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, एपिकल और लैटरल कैम्बियम, वो माइटोसिस से ही कंटिन्यूस ग्रोथ करवाते हैं। और हाँ, ये सेल के न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को भी मेंटेन करने में मदद करता है। ओके, ये तो हुई माइटोसिस की बात। इक्वेशनल डिवीजन। अब आते हैं मियोसिस पर। ये माइटोसिस से डिफरेंट कैसे है? मियोसिस काफी डिफरेंट है। ये स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स में होता है और इसका काम है गैमीट्स बनाना, स्पर्म और एग सेल्स। अच्छा, ये सिर्फ गैमीट फॉर्मेशन के लिए प्राइमरीली। और ये रिडक्शन डिवीजन है। रिडक्शन डिवीजन मतलब ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है। डिप्लॉइड सेल 2n से हैप्लॉइड सेल्स n बनते हैं। अच्छा, तो क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाता है। हाँ, इसमें 2 सीक्वेंशियल साइकिल्स होते हैं, मियोसिस I और मियोसिस 2। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डीएनए रेप्लिकेशन सिर्फ एक बार होता है, मियोसिस I से पहले। ओके, तो 2 डिवीजन साइकिल पर डीएनए रेप्लिकेशन एक ही बार। एग्जैक्टली। मियोसिस I में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर बनाते हैं। इस प्रोसेस को साइनेप्सिस कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब एक जैसे क्रोमोसोम का पेयर। हाँ, एक माँ से और एक पिता से मिला हुआ। फिर इनके नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज। इससे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, वेरिएशंस आती हैं। अच्छा, वेरिएशंस, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट। फिर मियोसिस I के एंड में होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स साथ रहती हैं। ओके। और मियोसिस 2 जो है वो बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है। इसमें सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होती हैं। तो एंड रिजल्ट क्या होता है मियोसिस का? एंड रिजल्ट होता है 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का बनना। 4 हैप्लॉइड सेल्स फ्रॉम 1 डिप्लॉइड सेल। तो मियोसिस का मेन सिग्निफिकेंस क्या हुआ? 2 मुख्य सिग्निफिकेंस हैं। पहला, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट बनाए रखता है। हैप्लॉइड गैमीट्स N फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन के टाइम डिप्लॉइड जाइगोट 2n बनाते हैं, जिससे स्पीशीज का क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है। ये तो जरूरी है। और दूसरा, जैसा हमने कहा, क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी बढ़ती है पॉपुलेशन में, और ये वेरिएशन एवोल्यूशन के लिए रॉ मटेरियल है। वाओ, तो ये प्रोसेस एक तरफ तो क्रोमोसोम नंबर कंजर्व कर रही है स्पीशीज लेवल पे, और दूसरी तरफ वेरिएशन भी इंट्रोड्यूस कर रही है। कमाल है। हाँ, ये लाइफ की कंटिन्यूटी और डाइवर्सिटी दोनों के लिए फंडामेंटल है। तो व्हाट इज दिस ऑल मीन? मतलब सार क्या है इसका? सार यही है कि सेल डिवीजन, चाहे वो माइटोसिस हो या मेयोसिस, लाइफ को बनाए रखने और उसमें विविधता लाने का एक बुनियादी तरीका है। एक सिंगल सेल से कॉम्प्लेक्स लाइफ तक का जो सफर है, वो इसी कोऑर्डिनेटेड साइकिल की वजह से पॉसिबल हो पाता है। और इसमें जो प्रिसिजन चाहिए वो तो कमाल की है। हर स्टेज जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। बिल्कुल। माइटोसिस ग्रोथ और रिपेयर के लिए और मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एवोल्यूशन के लिए वाइटल है। वो जो G0 फेज की बात हुई थी, जहां सेल्स डिवीजन रोक कर स्पेशलाइज फंक्शंस करते हैं, ये दिखाता है कि सेल साइकिल का रेगुलेशन कितना क्रिटिकल है लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए। हाँ, रेगुलेशन इज की। तो श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, जब ये इतना प्रिसाइज रेगुलेशन, ये कंट्रोल फेल हो जाता है, तब क्या होता होगा? ये अनकंट्रोल सेल डिवीजन ये किन समस्याओं को जन्म दे सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। सही। आज की इस चर्चा के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए धन्यवाद।